जरा देखें, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ यूनिस लिमिटेड। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डाटा दिया हुआ है, रिसीवेबल एंड एडवांसेस, ऑफिस रेंट, ओपनिंग स्टॉक, टैक्स एडवांस। जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा होता है ना, ये ऑलरेडी पिछले साल का एडवांस दिया हुआ है। अब इस टैक्स का हम क्या किया करेंगे, अगर कोई एडवांस वाली चीज आ जाती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फॉर द ईयर टैक्स आएगा, सपोज हमारे पास फॉर द ईयर टैक्स 7700 है, तो जब ये हमारा फॉर द ईयर है और 6000 हमने पहले से पे किया हुआ, एसओपीएल के अंदर आपको पता है कौन सी अमाउंट जाती होती है, फॉर द ईयर, और एसओएफपी के अंदर जाता होता है नेट बैलेंस, जो इस टाइम रिसीवेबल या पेएबल है। 6000 हमने दिया हुआ है, 7700 हमारा बनता है, इसका मतलब है कि बाकी जो 1700 बनता है ये हमारा आ जाएगा पेएबल। कैश एट बैंक परचेजेस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, शेयर कैपिटल, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, बैंक लोन 5%, 52,000, ट्रेड पेएबल और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल्स। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 1 जुलाई 2016 इंजन ऑफ डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी ट्रक। अच्छा, डिलीवरी ट्रक के जो डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो हम सेलिंग एक्सपेंस होती है। डिलीवरी व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमारे सेलिंग एक्सपेंस में कवर होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर सेलिंग एक्सपेंस अलग से बताए हुए। 1 जुलाई 2016 इंजन ऑफ डिलीवरी ट्रक सीज्ड and was replaced at a cost of ₹2 million. On the next day, ₹1.5 million was paid in cash 1.2, whereas the remaining amount was adjusted against trade in value of the seized engine. कहता जो इंजन बंद हो गया, बाकी की वैल्यू हमने उसमें एडजस्ट कर दी। इसका मतलब 2 मिलियन का नया इंजन है, 1.2 मिलियन हमने उसको पे किया, बाकी का पुराना इंजन उसको दे दिया, तो पुराना इंजन की वैल्यू क्या हुई, 0.8 मिलियन। द पेमेंट वाज चार्ज टू सेलिंग एक्सपेंस, वो जो आपने 1.2 मिलियन पे किया है ना, वो आपने सेलिंग एक्सपेंस को चार्ज कर दिया। क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है या एक एसेट? जब एसेट का कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। एसेट का कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, ना कि सेलिंग एक्सपेंस में जाता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वापस आए जरा, वो थी डेप्रिसिएशन की। आपके पास ईयर एंड किस दिन का यानी ट्रायल बैलेंस है 30 जून 17 का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन की है? इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन हम ले भी चुके हैं और जहां जहां लिखनी थी वो लिख भी चुके हैं। जब आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर तक बताई हो, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री पास हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इस बात का पता चला, इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो चुकी है तो वो भी गलत है। आगे वो कहता है डिलीवरी व्हीकल वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010, तो जो जिसका इंजन आप रिप्लेस कर रहे हो वो आपने खरीदा कब है? 1 जुलाई 2010। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हीकल इज 5 मिलियन, उस व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन, ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इज एट्रीब्यूटेबल टू द सीज्ड इंजन। तो इसका मतलब है हमने 1 मिलियन का एसेट बेचा है। डिलीवरी ट्रक आर डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, 10 साल उसकी लाइफ है। अब हमने इस ट्रांजैक्शन को उसने नहीं कंसीडर किया हुआ, और कंसीडर भी क्या किया है, एंट्री जो पास करनी थी ना, एसेट को डेबिट करना था, उसने एसेट को डेबिट करने की बजाय सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दी। एक तो आ गया कि जी सेलिंग एक्सपेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो चीज एसेट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगी। मतलब ऐड उसे किस में होना चाहिए था?
एसेट के अंदर उसने किस में ऐड किया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस। तो 1.2 मिलियन अगर रुपीज इन 1000 में हम कर रहे हैं तो हमारी एंट्री ये पास हो जाएगी कि इसको पीपीई में डेबिट होना चाहिए था, तो डेबिट कर देंगे पीपीई के अंदर, और सेलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, 1200 से। ये तो उसकी ना एक रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, एक चीज। अब दूसरी बात, अभी तो ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक है, एसेट में सिर्फ 12 मिलियन नहीं ऐड, 12 लाख नहीं ऐड करना चाहिए था, एसेट में टोटल कितनी अमाउंट जानी चाहिए थी, 2 मिलियन। एसेट में कितनी अमाउंट जानी चाहिए थी, 2 मिलियन। अगर हम इसको फुल डिटेल में करें तो ये एक एक्सचेंज का केस बन रहा था। पहले आप ये मुझे बताएं कि उसने जो गलती की है ना, उसने क्या एंट्री पास की है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। जो गलत एंट्री होती है हम उसका क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो मैं अगर एंट्री पास कर दूं कैश डेबिट सेलिंग एक्सपेंस, कितनी अमाउंट से बोला, ये मैं आपको पहले फुल डिटेल में समझा रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी समझाता हूं। असल एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, ये तो जो उसने एंट्री पास किया ना, मैंने उसको रिवर्स कर दिया सीधा सीधा। असल होना चाहिए था न्यू एसेट डेबिट 2000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होनी चाहिए थी, वो कितनी अमाउंट है, 1000 का इंजन था, 10 साल लाइफ है, कितने साल गुजर चुके हैं, 6 साल गुजर चुके हैं। कैसे पता चला कि आपने 1 जुलाई 2010 को खरीदा था, तो 1 जुलाई 2010 से लेकर अभी तक अगर अपना टाइम काउंट करें तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, क्योंकि हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2016 से, तो जून 2016 तक हमारा टाइम गुजर चुका है। तो 6 साल मल्टीप्लाइड बाय 6, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से आनी चाहिए, 600 से। ओके होगी बात। उसके बाद ओल्ड एसेट 1000 से, कैश हमने पे किया 1200 का, जो डिफरेंस आएगा गेन होगा या लॉस होगा, और वो किस में चला जाता होता है, एसओपीएल में गेन के नाम से। कितनी है, ठीक होगी बात। अब गलती अभी खत्म नहीं हुई, उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसने तो पुराने एसेट के हिसाब से, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक एंट्री पास कर दी ये वाली, और इसको हमने रिवर्स भी कर दिया। 1 जुलाई से लेकर जून 17 तक नए एसेट को भी डेप्रिशिएट भी तो करना था, उसने किसको किया होगा, पुराने एसेट को। उसने इस 1000 को डेप्रिशिएट किया होगा, और करना किसको चाहिए था, 2000। अब हम क्या करते हैं, अगर 1000 को हम डेप्रिशिएट करें तो कितना आंसर आएगा, डिवाइड बाय 10, 100। ये वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका होगा, और असल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी चाहिए थी, 2000 को किस पे डिवाइड करना चाहिए था, किस पे डिवाइड करना चाहिए था, रिमेनिंग लाइफ पे। आपको पता है ना, जब कोई एसेट सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर करें, या ये IAS 16 है हमारा, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर करें या नया पार्ट आए किसी भी एसेट का, तो उसको या न्यू लाइफ पे डिवाइड किया जाता है या रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया जाता है, न्यू लाइफ पे या रिमेनिंग लाइफ पे। डेप्रिसिएशन चार्ज कितने से करनी चाहिए थी, 500 से। वो कितना चार्ज कर चुका है, 100 से। कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है या ज्यादा, कम डेप्रिसिएशन चार्ज की। जितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज की है उतनी डेप्रिसिएशन फिलहाल हम एंड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 400 से। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 100 की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते और 500 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते। ये तो मैंने एंट्रीज बना ली, बिल्कुल क्लियर, नेट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट नहीं,
डायरेक्ट, ये उसको रिवर्स कर दिया, जो गलत एंट्री होगी उसको रिवर्स कर देते हैं, सही एंट्री पास कर देते हैं। अब इसकी इफेक्ट्स देखते हैं। क्या कोई नॉन करंट एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन वो ले चुका है, उसके बाद कोई और नॉन करंट एसेट हमारे पास नहीं आ रहा। कैश हमारा 1200 से प्लस हो रहा है और 1200 से ही माइनस हो रहा है, मतलब कैश के अंदर जाकर 1200 प्लस भी करेंगे और 1200 माइनस भी करेंगे, इसका मतलब कैश में से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डन। सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं, क्या करोगे, सेलिंग एक्सपेंस में से जाकर माइनस कर देंगे। ये ऊपर वाली चीज तो हमारी कहानी हो गई। अब आपने मुझे बताना है, बल्कि आपने क्या बताना है मैं ही बता देता हूं। ये हमारे पास एसेट्स में क्या आ रहा है, 2000 और 1000। अगर मैं नेट करूं तो क्या चल रहा है, 1000 से एसेट में प्लस हो रहा है, यहां पर ही जाकर प्लस कर दो, क्योंकि डेप्शन तो ली जा चुकी है। 2 लाख में से 2000 मैंने 1000 प्लस कर दिया, या 2000 में प्लस कर देता, 1000 में हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर प्लस होगा, माइनस होगा, वहां जाकर माइनस कर देते हैं। एसओपीएल, ये तो हमारी अदर इनकम है। अदर इनकम में डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल की है, किधर जाएगी, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। डिलीवरी व्हीकल की डेप्शन तो किधर जाएगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो रही है। जो एंट्री के अंदर इफेक्ट लिखे हुए हैं, जिस जिस हेड के अंदर जा रहे हैं, वो बाय नेचर, अगर वो बाय डिफॉल्ट डेबिट है तो डेबिट वाला प्लस हो जाएगा, अगर वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है तो डेबिट वाला उसमें से जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो जो चीजें यहां पर पूरी एंट्री को हमने एडजस्ट कर दिया। अब जाकर आप लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पीपीई के अंदर कितनी अमाउंट जा रही है, वो हो गया। सेलिंग एक्सपेंस में से 1200 जाकर माइनस कर दो, ये आपके पास सेलिंग एक्सपेंस पड़े हुए हैं, इसमें 1200 हम जाकर माइनस कर देंगे, 400 इसके अंदर ऐड कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बारे में भी बता दीजिएगा। प्लस करने वाला पहले बस 400 प्लस कर देंगे और 600 माइनस कर देंगे। अदर इनकम कोई पड़ी है आपके पास, अदर इनकम का एक हेड बना लेते हैं। गेन और डिस्पोजल कितना है जी, 400। ठीक होगी बात। और कोई चीज रह गई, सेलिंग एक्सपेंस में आप माइनस कर दिया, एसेट में ऐड कर दिया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में माइनस कर दिया, ओल्ड एसेट में से माइनस कर दिया, एसओपीएल में जाकर ऐड कर दिया, और 400 भी जाकर। अब अगर आप अपने नॉन करंट एसेट देखें तो अपने नॉन करंट एसेट की भी वैल्यू फाइंड कर ले। नॉन करंट एसेट कैसे लिखते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी आ गई, 201, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें 1,20,000 माइनस 400 प्लस 1,20,000 में से 400 माइनस करो, सॉरी 400 प्लस करो, 600 माइनस करो, 119800, इनको आपस में माइनस कर दो, 81200। ये आपके पास नॉन करंट एसेट। ठीक होगी बात। आपने कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर ना परेशान नहीं होना, बल्कि एंट्री पास करनी है। जो उसने गलत एंट्री पास की है उसको रिवर्स कर दे, और जो एंट्री बनती है वो पास कर दे, और उसके जो जो जिधर जिधर इफेक्ट्स आते हैं वो आपने देख। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट देखना है तो वो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू, किस वैल्यू में उसने गलती की है। जैसे गलती किस वैल्यू में की हुई है, एक तो सेलिंग एक्सपेंस को उसने गलत कर दिया, और दूसरा 2000 से जो एसेट में ऐड करना था वो भी नहीं किया। चलें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलें। इसके सारे इफेक्ट्स हो गए। सर्टेन गुड्स डिस्पैच 28
रीच्ड टू यूनिस वेयर हाउस ऑन 2 जुलाई और हमारा ईयर एंड है 30 जून 70। हमारा ईयर एंड है जून 70। देखिए चीजें डिस्पैच हो चुकी थी जिससे आपने खरीदी 28 तारीख को, जून ईयर एंड है और वेयर हाउस में पहुंची हैं चीजें 2 जुलाई। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें हम अपनी गुड्स में रिकॉर्ड कर, यदि गुड्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये गुड्स इन ट्रांजिट है ना। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में बात सुन लें कि सबसे पहले आपने ये देखना है कैरेज, मतलब कैरेज जो लेकर आ रहा है चीजें वो किसका है। अगर वो बंदा आपका है तो वो गुड्स आपने रिकॉर्ड करनी है गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से और वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर दे। आईकैप ने अपने सॉल्यूशन के अंदर इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड तो किया है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कंसीडर नहीं किया। तो ये अगर आप कंसीडर करेंगे भी सही तो गलत नहीं होगा, याद रखें। और अगर रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर नहीं हुए तो वो पता कैसे चलता है कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने 20% एडवांस पे किया हुआ है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपने पे की, डिलीवरी चार्जेस भी आप ही पे कर रहे हो, तो फिर गुड्स किसकी हुई। तो इसको हम लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से, एंट्री भी मैं बना देता हूं। 20% आपने एडवांस पे किया हुआ था, इसका मतलब है गुड्स कितने की होंगी 500 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2500। गुड्स इन ट्रांजिट ये भी उसके अंदर ऐड होगा और डिलीवरी चार्जेस भी उस के अंदर ऐड हो जाएंगे उस इन्वेंट्री के अंदर ही। द अबव अमाउंट्स आर अपेयरिंग अंडर द हेड रिसीवेबल एंड एडवांसेस। तो क्या ये उसके अंदर होना चाहिए, ये तो किसके अंदर ऐड होनी चाहिए गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर, इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से भला 2650 से। क्यों भला 2500 की चीजें हैं, 50 रुपए की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है और 100 रुपए के डिलीवरी चार्जेस है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में तो सब कुछ ऐड हो जाएगा। एडवांस एंड रिसीवेबल खत्म हो गया, कितनी अमाउंट से भला, वो सब कुछ उसके अंदर ऐड है, 501 है 650, वो सारी अमाउंट्स उसने कहा है कि ये किसके अंदर ऐड है रिसीवेबल्स एंड एडवांसेस के अंदर। तो हमने वहां से निकाल के किस में ऐड कर देना है गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर, और बाकी जो बचेगा अकाउंट पेएबल, $2650 की चीजें ली, 500 और 150 रुपया पे किया हुआ था, 500 एडवांस में पे किया हुआ था, 50 आपने पे किया हुआ था गुड्स का इंश्योरेंस का और 100 रुपया पे किया हुआ था आपने। तो जो पे किया हुआ था वो एडवांस के अंदर था वो निकाला और बाकी अभी आपने पैसे देने हैं। तो अब ये गुड्स इन ट्रांजिट किधर चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाकर ऐड कर देना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आईकैप ने किया हुआ। आप डायरेक्ट भी ऐड कर दोगे तो परेशानी की बात नहीं। हाँ जी, एडवांस एंड रिसीवेबल में से सॉरी देखिए ना, उसने कहा है मैंने 500 एडवांस दिया हुआ है, या तो मैं कैश क्रेडिट करूंगा, बाकी देने हैं ना 2000 रुपए तो देने हैं, तो या मैं पेएबल कर दूंगा, दोनों कर दूं कोई मसला नहीं। कुछ कर, अगर मैंने उस वक्त पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट कर दूंगा, साइलेंट है तो मैंने अकाउंट पेएबल लिख। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा अकाउंट पेएबल में जाकर, अब आपने ये जाकर क्लोजिंग स्टॉक के नीचे अलग से लिख दें गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से, उसके अंदर ऐड करके लिख दें, आपकी मर्जी, अलग से लिख दें आपकी मर्जी। एडवांस एंड रिसीवेबल में से 650 निकाल देंगे जो उसके अंदर ऐड किया हुआ है और बाकी का जाकर पेएबल के अंदर ऐड कर दें। ये करंट लायबिलिटी में आएगा, ये हमारा करंट लायबिलिटी।
अच्छा, आप लोगों को याद नहीं रहता, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो रिसीवेबल्स होते हैं ना गुड्स के, और पेएबल होते हैं, और स्टॉक, ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट करंट नेचर की होती हैं। इनकी लाइफ चाहे 1 साल से ज्यादा ही क्यों ना हो, ये बाय डिफॉल्ट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कवर होता है। अकाउंट पेएबल या जितने मर्जी, हाँ अदर पेएबल पर टाइम लगता है। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल गुड्स से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, वो चाहे जितनी मर्जी टाइम की हो, उसको हमेशा करंट ही कंसीडर किया जाता है। सॉरी, क्यों ठीक करेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट नहीं होगी, गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से। उसको परचेज नहीं समझना, जब तक उसको जब परचेज ही नहीं समझेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो हमारा एक एसेट होता है। जैसे हमारा एक रिसीवेबल है ना, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी हमारा एक टाइप का एसेट है। हाँ जी, किया हुआ, और मैंने ये भी लिखा है, मैंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक में जाकर ऐड कर दो या उसको क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिख दो, दोनों ही प्रेजेंटेशन ठीक है। आप करंट एसेट लिखोगे ना, या तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर उसको ऐड कर दो, या फिर अलग से गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से लिख। ये टाइप का आपका एसेट है, एसेट इन ट्रांजिट समझ, ठीक है। बाकी जो चीजें वो इफेक्ट्स आ चुके हैं। क्लोजिंग यहां पर देखिए, इधर तो देखे ना, ये सॉरी SOFP माजरत, आने गलत लिखा, SOF, तो ये SOFP में चला जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे 100% परचेजेस हैं ही नहीं। हाँ, जब ये हमारे पास स्टॉक पहुंच जाएगा, फिर पता है इसकी क्या एंट्री बनेगी, गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट हो जाएगा और परचेज डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट और गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50 मिलियन का पड़ा हुआ है, ये सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे और करंट एसेट में जाकर लिख देंगे। ड्यूरिंग द ईयर फ्री सैंपल आपने दिए हैं, फ्री सैंपल की एंट्री किसी को याद है या भूल गई? फ्री सैंपल की एंट्री, फ्री सैंपल डेबिट और परचेज, सेलिंग प्राइस उसकी है 5400 या 5.4 मिलियन और 20% प्रॉफिट है मार्कअप, तो सेल प्राइस पे एंट्री पास होगी या उसकी कॉस्ट से? कॉस्ट से। अच्छा, ये एडमिन एक्सपेंस बनेगा या सेलिंग एक्सपेंस बनेगा? फ्री सैंपल आप दे रहे हो, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिन होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अच्छा पहले तो एंट्री पास कराओ ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेज 5400 डिवाइडेड बाय 120, तो 4500 जाकर आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और परचेज में से जाकर माइनस हो जाएगा। परचेज में माइनस होने का मतलब है सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा। परचेज में माइनस होने का मतलब है सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होगा। तो परचेज में से माइनस और सेलिंग एक्सपेंस, या मुझे तो एडमिन एक्सपेंस लगते होते हैं, तो एडमिन एक्सपेंस में ऐड। क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक्सपेंसेस हाँ यहाँ पर थोड़ा चल जाता है, जैसे बैड डेट्स हैं वो आप चाहे सेलिंग एक्सपेंस में भी लिखा होता मिल जाता है, हमें एडमिन एक्सपेंस में भी मिलता है। क्या हुआ? हाँ जी, आप लोग ना अगर ऐसी बात ना लिखे हो ना तो इसको अलग अलग लिखने की बजाय आप लिख दिया करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना सब कुछ इकट्ठा ही होता है, लेकिन जब वो हेडिंग बनाकर दे ना, जैसे ये इसने लिखा हुआ है कि ये हमारे सेलिंग है और ये एडमिन है, फिर हम इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहेंगे, फिर सेलिंग को अलग से और एडमिन को अलग से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं, काम ही फर्क पड़ता है। चलें जी,
अच्छा, ये क्वेश्चन में बट अच्छी चीजें हैं और जगह जगह ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जो पहली एडजस्टमेंट थी वो तो सीधी सीधी IS-16 थी और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि IS-16 सबसे बड़ा टॉपिक है जो कि हर जगह आएगा। अब मेन यहां से चीज हो रही है स्टार्ट आपकी PRC वाली। ऑफिस रेंट परटेन टू पीरियड फ्रॉम जुलाई 2016 से दिसंबर 2017। ऑफिस रेंट, जाओ जरा देखो ऑफिस रेंट आपको कितना गिवन है। 1120 कहते हैं ये शो कर रहा है रेंट फ्रॉम जुलाई 16 से लेकर दिसंबर 17 तक, लेकिन हमारा साल क्या है? हमारा तो एक साल है, 1 जुलाई 16 से लेके जून 17 तक। इसका मतलब है इसके अंदर 15 महीनों का रेंट शामिल है। 18 का, कितने महीनों का शामिल है? 18 महीनों का रेंट शामिल है। 6 का एडवांस हो गया। अगर ये वाली बात ना लिखी होती फिर तो काम सीधा होता था, 18 पे डिवाइड कर देते, 6 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो हमेशा चेक करता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें बेसिकली जो 2017 का 6 महीने के अमाउंट है वो एडवांस है। तो पहले तो ये हम देखेंगे, क्योंकि 2017 का रेंट कोई और है, पता चल गया ना? सवाल किया ना सबने? पक्का? क्योंकि सवाल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूं कि आपने सवाल अच्छी तरह पढ़ लिया है। क्या कहता है कि आपका जो इंक्लूसिव ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ 10% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2007। तो आए जरा इसके कई मेथड हैं, जो आपको पसंद है वो आपने रख लेना है, बाकी वापस कर देना। एक मेथड है एक्स वाला। एक्स को तो छोड़ दिया मैंने, पता नहीं आप कब छोड़ोगे। छोड़ दिया है? अच्छा जी, 2016 का रेंट चल रहा था आपका एक्स, 10% बढ़ गया तो 2017 में बन गया 1.10, ऐसा ही बनेगा। अगर मैंने अज्यूम किया कि 2016 का जो रेंट बन रहा है वो एक्स है, तो 10% बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा? 1. अब जो आपके पास गिवन है रेंट वो 2 सालों का है या 1.5 साल का है? कौन सा रेंट 6 महीने का है और कौन सा रेंट पूरे साल का है? एक्स वाला जो है वो 6 महीनों का है और जो 1.10 एक्स है वो पूरे साल का, क्योंकि आपका रेंट किस दिन चेंज हो गया था? 1 जनवरी से। इसका मतलब है कि आपके पास 2016 का जो रेंट है वो पूरा नहीं है, बल्कि x/2 है, 6 महीनों का है प्लस, और 2017 का कितना है? पूरा, इज इक्वल टू 1120। अगर हम इसको हल करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ रहा होगा 700। और 700 क्या चीज आई है भला? 700 आया है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या लेट की थी? 2016 का रेंट, और 2017 का रेंट 10% ज्यादा है। 2017 का रेंट 10%, इसका मतलब है 2017 का जो पर ईयर का रेंट चल रहा होगा वो 770 चल रहा होगा, और 700 का 10% बढ़ा दिया। अब 2016 का रेंट भी मुझे पता चल गया, 2017 का रेंट भी पता चल गया। 2017 में 6 महीने एडवांस है, 2017 का रेंट 6 महीने का एडवांस है, तो कितना एडवांस हुआ? 770 डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 3। तो क्या करेंगे? प्रीपेड में जाकर ये ऐड कर देंगे और रेंट में से माइनस कर। ये तो है एक्स वाला तरीका। एक वो हमारा तरीका गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय, आओ जरा उस पे, सॉरी मतलब आपने सवाल नहीं किया? अच्छा, ये ना अगर कोई
बंदे ने सवाल ना किया तो बता दिया करो, क्योंकि मैं उसको ना कत्ल कर दूंगा। चलिए जी सवाल पढ़े। ऑफिस रेंट, अब इधर बोले ना, ये ना दरवाजा बंद, आवाज आ रही है इसलिए खुला। 1120 नजर आ रहा है, ये आपका ऑफिस रेंट लिखा हुआ है। कहता है परटेन टू पीरियड फ्रॉम जुलाई 2016 से दिसंबर 17। कितना टाइम बन गया? 1.5 साल। डन। इंक्लूसिव ऑफ द अपवर्ड रिवीजन ऑफ 10% विद अफेक्ट फ्रॉम 1117। 1117 से रेंट हमारा बढ़ गया। अब 1120 18 महीनों का रेंट है, लेकिन सारा एक जैसा नहीं है। जो 2016 के 6 महीने है उस वक्त रेंट 10% कम है, और 2017 का पूरा साल है उसका रेंट 10% ज्यादा है। अब हमें यह देखना है कि जो 2017 का रेंट किस हिसाब से है और 2016 का किस हिसाब से, ताकि 2017 का 6 महीने का एडवांस है तो वो एडवांस मैं रेंट में से माइनस करके करंट एसेट में लिख दूं। तो पहले मुझे यह भी पता होना चाहिए ना कि 2017 का रेंट बनता कितना है। अब मैंने क्या किया, लेट कर दिया कि 2016 में एक्स रेंट था, 2017 में 10% बढ़ गया। ठीक है, दोनों को प्लस किया। 2016 का हमारे पास कितना रेंट शामिल है 1120 के अंदर? 6 महीनों का। और 2017 का कितना शामिल है? पूरा। अब ये जो मैं आप लोगों को जो आसान तरीका लगता है मैं वो बता देता हूं। लेट करो कि 2016 में रेंट कितना बनता है? 100। ये किस साल का बनता है? 2016। 2017 का कितना बनेगा? डन। मेरे पास जो रेंट शामिल है वो 2016 का पूरा 100 शामिल है या आधा रेंट है? आधा। मतलब मेरे पास जो 1120 है वो कितना है? 50। और 2017 का कितना है? ये टोटल सीपीएस कितना बन गया? 100। मेरे पास जो 1120 की वैल्यू है वो क्या बताओ, 50 है, 110 है या 160 है? ये बात समझ लग रही है? गिवन ओवर मल्टीप्लाइड बाय, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करोगे 2016 के 6 महीने का रेंट मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2016 के पूरे साल का रेंट मिलेगा। 110 से मल्टीप्लाई करोगे 2017 के पूरे साल का रेंट मिलेगा। और 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2017 के 6 महीनों का रेंट मिलेगा जो कि एडवांस है। तो मल्टीप्लाइड बाय 55। हमें तो वही चाहिए ना। हमें बेसिकली क्या चाहिए? 2017 का 6 महीने का एडवांस कितना? 385। इसलिए मैंने कहा एक्स को छोड़ो आगे बढ़ो। तो परसेंटेज में, लेकिन यह है कि ये परसेंटेज आपको सही तरह लगानी आ जानी चाहिए। बस गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। पहले गिवन परसेंटेज बनाए, परसेंटेज तो बन जाएगी। फिर आपने करना क्या है कि 1120 को अगर फिर भी जिसको नहीं आती ये परसेंटेज, तो मैंने लेक्चर कल भेज भी दिया था आपके ग्रुप में कि वो लेक्चर एक दफा दोबारा चाहे सुन लें। तो परसेंटेज हमने आगे सिंगल एंट्री पूरे के अंदर यही अप्लाई करनी। तो सिंगल एंट्री लोगों को मुश्किल लगती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ये परसेंटेज लगानी नहीं आती, वो एक्स की वैल्यू से ही फाइंड करते हैं। हाँ जी, अच्छा, जो भी फाइंड करना यहां से आपको मिल जाएगा। हमें जो चाहिए 55 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2017 का 6 महीनों का कितना आता है। तो ये 385 का करोगे क्या? रेंट में से माइनस और करंट एसेट। अब जाकर लिखना है तो लिख लो, ये आपके पास पड़ा हुआ रेंट में से निकाल दो, ऑफिस रेंट माइनस 385 और प्लस 385। आपको पता है जो बंदा है को यहां पर ट्रिक का आ जाए ना, ये जो हम लिखते हैं कि दोनों को बैलेंस हो रहा है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बराबर ना है। देखिए आपका ऑफिस रेंट डेबिट साइड पर माइनस हुआ और डेबिट साइड पर ही प्लस हो गया, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। और हर ट्रांजैक्शन आपके ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर रही होती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना
कि आपका जो सवाल है वो टैली ना हो, और हम एंट्री पास करके करते हैं तो एंट्री में डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फाइनेंशियल पोजीशन का गलत हो सकता है, इम्बैलेंस नहीं हो सकता, बराबर तो हमेशा है। वो तो आप लोगों का टैलेंट है फिर, कि आप गलत भी कर लेते हो और बराबर भी नहीं होता। चलें जी, अच्छा ये तो पीआरसी वाली एंट्री थी, लेकिन पीआरसी आपको कहां याद है? मैं वैसे एक याद दिला देता हूं, पीआरसी के अंदर एक बैलेंस पड़ा हुआ था 90,000 का लोन के नाम से, और ये लोन हमने कुछ इस तरह से लिया था कि आपने एक किस्त पे हो चुकी थी, 10 बराबर किस्तों में ये लोन पे करना था, और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था बताओ एक किस्त कितनी आई थी, तो आपने इसको 10 पे डिवाइड किया था, 9,000 आपने कहा था, 81 कहा था। हालांकि ये क्या था, ये 9 किस्तें बाकी थी, एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे हो चुकी थी, तो रिमेनिंग लोन को डिवाइड करना था, सारा कुछ करना था, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन इसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं है। जरा सुनिएगा, बैंक लोन आपने कब लिया? 1 जुलाई 15। दिस द प्रिंसिपल इज रीपेएबल into 20 equal quarterly installment. The principal along with interest is paid on the first day of the next quarter. प्रिंसिपल अमाउंट भी और सारा इंटरेस्ट जो बनता है वो आपने हर क्वार्टर के एंड के बाद, जैसे ही अगला क्वार्टर स्टार्ट होता है ना, तब पे करते। पहली बात तो यह है कि आपने कर्जा लिया कब? 1 जुलाई 15 को, और अब हम कहां पे खड़े हैं? जून 2017, जून 2017 पे हम हैं, और कर्ज कब लिया? 1 जुलाई 2015। अगर मैं ये बात करूं, ये हमारे पास ईयर एंड हमारा है 30 जून 17। अब पता है एक्रूअल और प्री पेमेंट हमेशा हम टाइमलाइन से किया करते थे। यहां इस दिन हम कर्ज ले रहे हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो 3-3 महीने का क्वार्टर बताते हैं। पहला आ गया 7वां, 8वां और 9वां, 1, 10, 50। फिर आ जाएगा 1, 1, 16। फिर आ जाएगा 1, 4, 16। फिर आ जाएगा 1, 7, 16। फिर आ जाएगा 1, 10, 16। फिर आ जाएगा 1, 1 और 1, 4। कुछ इस तरह से चल रहा होगा। हमने इस दिन लोन लिया था, क्या इस दिन कोई पेमेंट की होगी? जिस दिन लोन लिया कहेंगे तो ये पहली किस्त रख लो, उस दिन हमने कोई लोन की पेमेंट, तो हमने तो लोन की पेमेंट कर चुके हैं अगले क्वार्टर के फर्स्ट डे पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 किस्तें पे हो चुकी हैं। जो आपकी बुक के अंदर लोन लिखा हुआ है ना, 5% लोन 52,000, क्या ये 20 किस्तें हैं? और जो लोन पड़ा होता है ये टोटल होता है या जो अभी पे करना है वो है? तो जो पे कर दिया है वो तो लायबिलिटी खत्म हो चुकी है ना। जो लोन, जितना लोन पे हो चुका है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में नजर नहीं आ रहा, तो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहा है वो टोटल 20 इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, उसमें से जितनी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है वो तो खत्म हो चुका है। अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट पड़ी हुई है, अगली 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगी करंट लायबिलिटी के अंदर। याद है ना कि जितना अगले 12 महीनों में लोन आएगा वो जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, और जो बाकी होगा वो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। और एक और बात सुनिएगा, यहां पर जो हमारे पास ये इंटरेस्ट भी पे है, इसका इंटरेस्ट भी पे है, ये जितनी मैं लाइनें लगाई हुई हैं, टिक किया हुआ है, इन सारे क्वार्टर का इंटरेस्ट भी पे है। एक क्वार्टर ऐसा है जिसका इंटरेस्ट अभी पे, वो कौन सा होगा? 1, 7,
17 को जो किस्त पे करनी है और उस दिन इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि वो कहता है प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट, तो 3 महीनों का इंटरेस्ट भी अभी पेएबल है और 13 किस्तें भी अभी, क्योंकि टोटल 20 किस्तें पे करनी है। अब पहले तो 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3/6, ये जो 650 है ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड भी होगा और करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। 650 मेरा फाइनेंस कॉस्ट में ऐड भी होगा, और पहले तो हम, क्योंकि एक दूरी होती थी, ये टॉपिक FR 2 के अंदर होता था, हम PRC में पढ़ते थे, फिर आप भी भूल भुला जाते थे, वो तो पहले भी भूल भुला गए हो, फिर R2 में जाता, अब उसने R1 में ऐड कर दिया। और अगर आप देखें तो ये सब बातें उसी की हैं जो हम पहले PRC में डिस्कस किया करते थे। अब हमारे पास 650 क्या आ गया, करंट लायबिलिटी, और फाइनेंस कॉस्ट में ऐड होगा, एंट्री पास करनी है तो क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल 650। एंट्री तो दिमाग में पास करना, पेपर में जरूरत नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट में ऐड और करंट लायबिलिटी में। और फिर हमने इसको ना करंट मैच्योरिटी लोन अलग करना होता है और लॉन्ग टर्म लोन अलग करना। तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4। तो ये जो 52,000 को मैं 13 पे डिवाइड करूंगा, ये कितनी किस्तें हैं, 13, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, 16,000। इस 16,000 को लिखूंगा करंट लायबिलिटी के अंदर, किस नाम से लिखूंगा, करंट मैच्योरिटी लोन या करंट पोर्शन ऑफ लोन, और बाकी जो 52,000 में से माइनस करूंगा, 52,000 माइनस 16,000 कितना बचेगा, 36,000, इसे लिखूंगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो मेन एक क्वार्टर का इंटरेस्ट हमारा पेएबल है वो फाइंड किया, और दूसरा हमने करंट पोर्शन ऑफ लोन। और जिस बंदे ने ये सही किया होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं क्योंकि ये पहले भी FR 1 के अंदर टॉपिक था, फिर आई के आपने निकाल दिया, फिर आप वापस आ गए, टॉपिक वापस आ गया। ये सिंगल एंट्री भी पहले ये निकल गया था, तो आपके आने से सब आ गया, मतलब FR 1 में दोबारा बहारें वापस आ गई, वो जो आप लोगों के लिए खजा साबित होती हैं। खत्म होगी कहानी, 77 को हम पहले कर चुके हैं, ठीक होगी बात। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसको लाजमी करना। और अब क्योंकि हम जा रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की तरफ, और आपने इसका ये सवाल करने के बाद ना, मैं कहूं या ना कहूं, इसके जो क्वेश्चन है ना, वो आपने एक दफा दोबारा जरूर करने, एक एक करके कर लें, दो दो करके कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब ना मैंने देखा कि पीछे बड़े अच्छे सवाल हैं, बेसिक एग्जांपल्स, तो एक सवाल इसका साथ लेकर चलना है हमने डेली का। तो कल के लिए आप ये क्वेश्चन कर लें, यहां 12 से शुरू किया, कर दिया था ना हमने, 12 से आगे तो कर दिए थे। चलें फिर, अब आप बड़े हो गए हो, मुश्किल सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपने कर लेनी है 11, ठीक है। ये पहले यूनिट्स लिमिटेड वाली एग्जाम्पल दोबारा करनी है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 करनी है। और इस तरह से अब आप डेली का एक सवाल आप लोग करना, उसमें जो मसाइल आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर साथ साथ हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी स्टार्ट हो जाए।